He is an addiction psychologist and he is also Chief Operating Officer of Willing Ways. हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अब्दुल रहमान सदाकत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान सदाकत किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री एडिक्शन स्टडीज़ में हासिल की है और विलिंग वेज से इस वक्त वाबस्ता हैं। आपने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो सर्टिफिकेशंस भी स्टार्ट उसी इंस्टीट्यूट से किया जहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने एडिक्शन की ट्रेनिंग ली थी, जो कि यूएसए का है, हेजल्टन बेटी फोर्ड, व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पे है? ये मिनेसोटा में है। मिनेसोटा के थोड़े सबर्बन एरिया में काफ़ी बड़ा एक इनका सेटअप है। देन देयर इज़ वन इन न्यूयॉर्क, देन देयर इज़ वन इन शिकागो, और ये लेकिन मेन सेटअप इनका मिनेसोटा में है। अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन में दे आर नॉट विलिंग, अ लॉट ऑफ देम आर नॉट विलिंग। वो खुद मजे में होते हैं क्योंकि वो फैमिली को मसला हो रहा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस बुरे आ रहे होते हैं। एक तो चॉइस ऑफ जो ड्रग है उसने आपके ब्रेन को हाईजैक किया होता है, ठीक। तो यू आर नॉट रियली इन अ नॉर्मल स्टेट, आप अपने फैसले नहीं कर सकते ठीक से, जिसमें फिर कुछ लोगों को इंटरवेंशन के थ्रू और कुछ लोगों को क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू ट्रीटमेंट में लाया जाता है। सीबीटी की ट्रेनिंग के लिए गया था, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो फिलाडेल्फिया में बेक इंस्टीट्यूट है। अच्छा, दैट्स फेमस इंस्टीट्यूट। जी, बेक इंस्टीट्यूट बेसिकली एरन बेक जी जो है वो वहाँ के बेक इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सीबीटी। अच्छा। ऑरलैंडो से मायामी हम बस पे जा रहे थे और रास्ते में हमारी बस को रोक के तो पुलिस ने हम लोगों को बस से उतारा। बस से उतार के तो वो बगैर कोई रीज़न बताए बस उतार लिया, मुझे भी, मेरे फादर भी साथ ही थे, और तलाशी ली और काफ़ी रूड बिहेवियर के साथ, और वो हमें तो लेके चले गए स्टेशन। उनको पता था आप लोग पाकिस्तानी हैं? हम आपके लिए आज एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं स्टूडियोज में जिनसे मुलाकात करके यू विल डेफिनेटली फील गुड, बिकॉज ही इज़ एन एंटरप्राइजिंग यंग मैन और बेसिकली ही इज़ अ एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विलिंग वेज। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अब्दुल रहमान सदाकत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान सदाकत किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री एडिक्शन स्टडीज़ में हासिल की है और विलिंग वेज से इस वक्त वाबस्ता हैं। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस हिरा शाहिद तशरीफ़ रखती हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस रिदा जहरा भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में है। तो अब्दुल रहमान सदाकत, आप ये बताइए सबसे पहले कि why did you choose this field of psychology? It's a very common question that people usually ask me. Mainly the interest in psychology came because of my father. अच्छा। क्योंकि वो एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट हैं और बचपन से ही मैंने उनको इसी And you are referring to Dr. Sadakat Ali. डॉक्टर सदाकत अली, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल घर के सामने होता था, वहाँ पे मैं उनके पास बहुत टाइम गुजारा करता होता था और पेशेंट्स को देखना। फिर मेरी पूरी फैमिली में ही मेडिसिन की फील्ड की तरफ ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। मेरी 3 सिस्टर्स, तीनों ही डॉक्टर हैं, जिनमें से एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एक डेंटिस्ट हैं और एक जो है वो यूके में जीपी हैं। अच्छा। तो हमारा पूरा एक हेल्थ केयर की फैमिली में हमेशा ट्रेंड रहा है ज़्यादा, तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में पहले से ही। ये एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि BNU में मैं देख रहा था आपकी प्रोफाइल और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि यू वर सिलेक्टेड एज मोस्ट अकम्पलिश्ड एलुमनाई एंड यू वर इनवाइटेड फॉर अ लंच विद वाइस चांसलर। तो ये डिस्टिंक्शन की क्या वजह है? व्हाई वर यू सिलेक्टेड? It was, first of all, it was an honor. Last year I got an email from BNU regarding this lunch with the Vice Chancellor, and then they said that you have been chosen amongst the most accomplished alumni. तो in the field of psychology. In the field of psychology इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि right after graduating I started working immediately. तो मैंने कोई 2012 में ग्रेजुएट किया था BNU से। उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली काम शुरू कर दिया था, जबकि विलिंग वेज तो मैं उससे पहले भी
आ रहा था। अच्छा, ये बताइए कि BNU के बाद या ड्यूरिंग BNU आपने कोई ट्रेनिंग्स वगैरह या हाउ डिड यू, बिकॉज आई नो दिस, आई वाज स्टडिंग अगेन योर प्रोफाइल ऑन विलिंग वेज, और you have been into so many certification courses and going abroad so frequently. तो how did all that start to happen? जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि अपने फादर को देखते हुए, तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये मैंने उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस बचपन से पढ़ते हुए, सुनते हुए, ऑडियो प्रोग्राम्स करते हुए देखा हुआ है जी। मैं को काफ़ी छोटा सा भी था, 3-4 साल का जब, तो ये उस वक्त 90s में जी। ये अमेरिका भी एक USIA की he was invited by the government of USA. बिल्कुल। Right. तो ये उसके लिए गए थे जिसमें इन्हें बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। Right. जो उन्होंने वापस पाकिस्तान आके बहुत सारी इन ट्रेनिंग्स को आगे कंटिन्यू भी किया, लोगों को सिखाया भी। तो मुझे शायद इन सारी ट्रेनिंग्स का पता ना होता कहाँ से क्या करनी है, कैसी है, अगर इन्होंने ना की होती या मैंने इनको करते हुए देखा ना होता। तो अगेन डॉक्टर सदाकत एज हैविंग हिम एज अ फादर, इस सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर साइकोलॉजी बजाते खुद इतना वास्ट फील्ड है, तो आपने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो सर्टिफिकेशंस भी स्टार्ट उसी इंस्टीट्यूट से किया जहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने एडिक्शन की ट्रेनिंग ली थी। वो इसीलिए क्योंकि मैंने बताया ना कि सबसे बड़ी नॉलेज मुझे यहीं से पता चला, इनसे ही पता चला कि कहाँ सबसे बेस्ट एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, जो कि USA का है हिजल्डन बेटी फोर्ड, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पे है? ये मिनेसोटा में है। मिनेसोटा के थोड़े सबर्बन एरिया में काफ़ी बड़ा एक इनका सेटअप है। देन देयर इज़ वन इन न्यूयॉर्क, देन देयर इज़ वन इन शिकागो, और ये लेकिन मेन सेटअप इनका मिनेसोटा में है। पहले दोनों अलग-अलग ट्रीटमेंट सेंटर्स थे, हिजल्डन एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर एंड बेटी फोर्ड, एंड नाउ दे हैव मर्ज्ड टुगेदर, सो इट्स हिजल्डन बेटी फोर्ड। तो वहाँ से सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया, क्योंकि वहाँ पे कोई 24-25 साल पहले मेरे फादर ने भी वहाँ पे किया। ये बताइए कि यहाँ से आप गए, यू वर यंग एंड इट वाज होल न्यू वर्ल्ड टू यू, एंड देन एडिक्शन जैसी फील्ड जो कि टफ है, और वहाँ का एक्सपीरियंस अमेरिका का ज़रा डिफरेंट। हाउ कैन यू कंपेयर द एक्सपीरियंस इन हैजल्टन, बैटीफोर्ड टू विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक? एक तो जैसे आपने कहा कि बहुत टफ फील्ड है, लेकिन जैसे हिजल्डन बेटी फोर्ड में और विलिंग वेज की क्लाइंटल में मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ओके। पहले आप मेंशन कर चुके हो कि मैं यूके से, जैसे मैंने आगे मास्टर्स किया, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ प्लेसमेंट्स की थी। अच्छा। वो जो प्लेसमेंट थी जो NHS की यूके के सेंटर्स हैं, वहाँ बड़ा मैंने डिफरेंस महसूस किया कंपेयर टू विलिंग वेज, क्योंकि वो होमलेस या स्ट्रीट जंकीज जो होते हैं वो ज़्यादा उस तरह की चीज़ों पे बेस्ड सेंटर था जो गवर्नमेंट का सेंटर है। जबकि हिजल्डन बेटी फोर्ड या विलिंग वेज की क्लाइंटेल ज़्यादातर एजुकेटेड बैकग्राउंड से होते हैं, हालांकि वो एडिक्शन में या अल्कोहलिज्म में पड़ गए होते हैं, लेकिन हम चूँकि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल ट्रेनिंग्स और काउंसलिंग करते हैं, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी महसूस हुई हिजल्डन बेटी फोर्ड या विलिंग वेज। अच्छा, यहाँ पे मैं मज़े की बात बताऊँ कि डॉक्टर सदाकत अली ऑल्सो वेंट टू अ काइंड ऑफ सच रिहैब सेंटर जो कि ऑफ द स्ट्रीट जंकीज जिनको आप कह ले, डिलेंसी स्ट्रीट। हाँ, डिलेंसी स्ट्रीट जो है वो तो कुछ एक्स कॉन्स या करंट करेक्शनल सेंटर है। बड़ा ही अच्छा उनका ट्रीटमेंट मॉडल है। The purpose of any correctional setup is to rehabilitate the people in there. But जो जेल में या प्रिजन वाला सिस्टम होता है उसमें अक्सर ऐसा नहीं होता, बल्कि जो लोग जाते हैं वो पहले से कुछ ज़्यादा कोई गलत चीज़ सीख के आ जाते हैं। तो डिलेंसी स्ट्रीट का मॉडल जो है वो बड़ा अच्छा है कि उसमें उनको पनिशमेंट के तौर पे जेल भेजने की बजाय वो इस करेक्शनल फैसिलिटी में ले आते हैं, और वो पीयर टू पीयर मॉडल है जो वो फॉलो करते हैं। सीनियर जो थोड़े से बेहतर हो जाते हैं वो नए आने वाले पेशेंट्स को अपने विंग में ले लेते हैं। और आप बता रहे थे कि जब आप अपनी प्लेसमेंट कर रहे थे ड्यूरिंग योर मास्टर्स इन लंदन किंग्स कॉलेज,
तो वहाँ पे NHS के साथ जो थे वहाँ पे भी वो इसी तरह के जो वो सुइयाँ या इंजेक्शन या सिरिंजेस वो खुद उनको ऑफर करते थे? वो एक बड़ा बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये हार्म रिडक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बल्कि मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि रिसेंटली पेरिस में एक सेंटर उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। रिहैब सेंटर? नहीं, इट्स नॉट अ रिहैब सेंटर, इट्स वन ऑफ अ काइंड। कि वो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो हेरोइन एडिक्ट्स हैं वो हेरोइन एडिक्ट्स आके हेरोइन एडमिनिस्टर करें अपने आप को वहाँ पे। अनबिलीवेबल। डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट की एक टीम है जो उनको मॉनिटर करेगी कि इन्हें कुछ और ना हो जाए, ओवरडोज ना हो जाए। क्लीन एनवायरनमेंट दे देते हैं उनको कि वही हार्म रिडक्शन की पॉलिसी है कि करना तो इन्होंने है, इनको हम थोड़ा सा सेफर एनवायरनमेंट दे दें ताकि इसमें कोई और नुकसान ना हो। मगर आप बता रहे थे कि हेजल्टन, बेटीफोर्ड, मिनेसोटा में वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा एडिक्शन ट्रीटमेंट से? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। उनका काफ़ी बड़ा सेंटर है, तकरीबन 200 to 300 उनके पास वहाँ पे पेशेंट्स की फैसिलिटी है। At one time? At one time, it's a huge center surrounded by nature, काफ़ी लेक्स और जंगल्स के बीच। मिनेसोटा एक्चुअली जो स्टेट ऑफ मिशिगन है, जो ये सारा एरिया बहुत ज़्यादा लेक्स और नेचुरल ब्यूटी से वैसे ही काफ़ी भरा हुआ है। तो वो उस एरिया में वो उन्होंने बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा पीसफुल सा सेटअप। वहाँ पे भी मैंने वही पीयर टू पीयर मॉडल देखा कि पेशेंट्स की ग्रुप जो हैं वो वही सीनियर जो हो चुके होते हैं पेशेंट्स, जो रिकवरी में काफ़ी कुछ सीख गए हैं, वो करते हैं, जिसकी वजह से जो नए पेशेंट्स हैं वो रिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छा। अक्सर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको तो वो कह देते हैं आपको नहीं पता कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जबकि एक्स एडिक्ट्स को वो ये कह नहीं पाते और उनकी बात वो समझते हैं कि इनको पता है कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो पीयर टू पीयर मॉडल पे उन्होंने भी बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है। लेक्चर डे वो बड़ा फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज करते थे, जो कि प्रीवियस क्लाइंट्स आके लेक्चर्स डिलीवर करते थे, अपनी रोड टू रिकवरी पूरी उन्होंने उसमें एक्सप्लेन करते थे। यहाँ पे आपके विलिंग वेज में या सदाकत क्लिनिक में फॉर दैट मैटर बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन होती है, और ये जो एक तरीका है, और ये प्रोफेशनल्स भी जितने काम करते हैं दे फील वेरी गुड एंड सिक्योर इन द ग्रोथ। सो ये जो एक विलिंग वेज का मॉडल है फॉर पेशेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स, दैट इज़ काइंड ऑफ एग्जाम्पलरी। असल में ड्रग एडिक्ट्स के साथ या अल्कोहलिक्स के साथ काम करना एक तो वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे विलिंग वेज में हम एम्पैथाइज एक तो सबसे पहले करने की बात है कि पेशेंट्स के साथ एम्पैथाइज करेंगे, उनके कैरेक्टर का किसी फ्लॉ के ऊपर जो है वो किसी किस तरह का कोई बायसेस या इस तरह की चीज़ नहीं सोची जाती। बहुत ही अच्छे तरीके से एम्पैथाइज करके उनके साथ जो है वो काम किया जाता है कि बिहेवियर हमेशा अच्छा रहे, डे 1 से लेके लास्ट डे तक उनके साथ बहुत ही एक प्रॉपर बिहेवियर, जैसे बेड साइड मैनर जिसको आप कहते हैं, जो किसी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट के साथ होता है। किसी भी इसमें सिर्फ रिहेबिलिटेशन का ताल्लुक नहीं है। अगर आप बाहर में हॉस्पिटल्स में देखें, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखने को नहीं मिलता, बेड साइड मैनर इतना ज़रूरी होता है जिसका रिकवरी में बहुत बड़ा हाथ होता है। पेशेंट में कोई रिबेलियसनेस नहीं आती, पेशेंट में कोई रिजेंटमेंट नहीं आती है, और वो समझते हैं कि हम उनको बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और फिर वो खुद भी साथ में काम करते हैं। जबकि अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन में दे आर नॉट विलिंग, अ लॉट ऑफ देम आर नॉट विलिंग। वो खुद मजे में होते हैं क्योंकि वो फैमिली को मसला हो रहा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस बुरे आ रहे होते हैं। एक तो चॉइस ऑफ जो ड्रग है उसने आपके ब्रेन को हाईजैक किया होता है, ठीक, तो यू आर नॉट रियली इन अ नॉर्मल स्टेट। आप अपने फैसले नहीं कर सकते ठीक से, जिसमें फिर कुछ लोगों को इंटरवेंशन के थ्रू और कुछ लोगों को क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू ट्रीटमेंट में लाया जाता है। ठीक, इंटरवेंशन का जैसे आपको आइडिया है कि करीबी फैमिली मेम्बर्स जो है वो मिल के उनकी पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। has to be involved. फैमिली प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एक बड़ी ही ज़बरदस्त एडिक्शन रिकवरी और इंटरवेंशन के ऊपर बुक है, इट टेक्स अ फैमिली, इट टेक्स अ होल फैमिली टू ट्रीट वन एडिक्ट और वन अल्कोहलिक।
जैसे मैं पहले बात कर रहा था ना कि कैरेक्टर का फ्लॉ समझ लेते हैं, वो कैरेक्टर का फ्लॉ हम यहाँ बिल्कुल नहीं समझते। तो एडिक्शन फिर क्या है कि डिजीज है कोई? इट्स अ डिजीज लाइक डायबिटीज, इट्स अ डिजीज लाइक हार्ट डिजीजेस, अल्कोहलिज्म भी ऐसी है। इट्स अ बायोलॉजिकल डिजीज। हमारे साथ रहिए, लौट के आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियां मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहे तो कामयाबी आपको जरूर मिले। चोकिंग यूं होती है कि जब हम जरा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो खुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिजरी होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। खुशामदीद। हमारे साथ हैं अब्दुर्रहमान सदाकत और हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ पहलुओं पे, साइकोलॉजी के, नफ्सियात के, और जब कोई ख़ास तौर पे एडिक्शन का शिकार हो जाता है। हेज़ल्टन बैटीफोर्ड में एडिक्शन ट्रेनिंग के बाद आपको मज़ीद ट्रेनिंग्स के लिए आप नेक्स्ट कहाँ गए? तो इसके बिल्कुल बाद मैंने एक ट्रेनिंग जो है हेज़ल्टन बैटीफोर्ड के बाद एक ट्रेनिंग में मैं गया था जो कि टेरेंस गोर्स्की के पास अच्छा रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी की सर्टिफिकेशन है। अच्छा। टेरेंस गोर्स्की जो है वो ही इज़ ऑल्सो वेरी बिग नेम इन द फील्ड ऑफ एडिक्शन जी। स्टेइंग सोबर 1980s की इनकी बुक है। बुक में उन्होंने 37 वार्निंग साइंस ऑफ रिलैप्स डॉक्यूमेंट किए हैं, जो कि उन्होंने 118 पेशेंट्स पे रिसर्च करने के बाद डिज़ाइन किए थे। वो 11 फेजेस में उन्होंने उनको डिवाइड किया हुआ है, वेरी इंफॉर्मेशनल। ये कहाँ पे गए आप रिलैप्स प्रिवेंशन की ट्रेनिंग? दिस वाज इन फ्लोरिडा, फोर्ट लॉडरडेल।
अच्छा, वहाँ पे ही बेस्ड है वो, और वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन। ये बताइएगा कि स्टेइंग सोबर, जैसे मिस अभी बता रही थी वार्निंग साइंस हैं, सो हाउ कैन यू स्टे सोबर फॉर द लाइफ टाइम व्हेन यू हैव बीन यूजिंग ड्रग्स? वन a person who's addict has been using drugs, उसको एक रिकॉल होती है, उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी सी हो जाती है, कुछ एम्प्टीनेस हो जाती है, वो उसको शायद वो उस तरह की चीज़, उसको मज़ा वो नहीं मिलता। देखिए, एक तो यह है कि इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट वाली हैं उनमें ये आ जाता है कि सिचुएशनल और बिहेवियरल क्यूज से दूर रहना, जो कि आपको उन ड्रग्स की तरफ वापस ले जा सकती हैं। रेफरिंग टू स्लिपरी फ्रेंड्स, स्लिपरी प्लेसेस, क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है जगहों से, लोगों से। बिहेवियरल क्यूज इस तरह के होते हैं कि जैसे स्मोकर्स हैं, वो स्मोकिंग अगर छोड़ देते हैं, असल में तो टोबैको, स्मोकिंग, सिगरेट्स जो है वो आपका गेटवे है। बिहेवियरल क्यूज की मिसाल में दे रहा था कि स्मोकर्स जब क्विट कर देते हैं तो वो एक हैंड टू माउथ एक्शन जो होता है उसको मिस करते हैं। अच्छा, सिंपली हैंड टू माउथ एक्शन, या हैविंग अ पैकेट इन द पॉकेट, उसको मिस करते हैं, लाइटर को मिस, ये सब बिहेवियरल क्यूज होते हैं। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि अदर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स भी आपने की हैं, वो वुड यू लाइक टू इलैबोरेट अपॉन दैट? NLP की ट्रेनिंग जो है वो भी अगेन मैंने अपने फादर को ही काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेते हुए देखा हुआ था जी। तो NLP की कुछ बुक्स उनसे लेके पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैंने उसकी ट्रेनिंग सर्च की। तो स्टीव एंड्रियस जो हैं, इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ NLP, एंड देन आफ्टर हिम हिज सन मार्क एंड्रियस आल्सो वर्क्स इन द फील्ड ऑफ NLP, काफ़ी जो है ये ट्रेनिंग्स देते हैं। तो फिर मैंने इनकी एक ट्रेनिंग मिल गई यहाँ पे, जिसमें मैं गया। NLP फॉर द रॉकीज़ के नाम से इनकी कंपनी है। अच्छा, तो बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे ट्रेनर्स वहाँ पे हमारे मौजूद थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद एक मैं CBT की ट्रेनिंग के लिए गया था, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो फिलाडेल्फिया में बेक इंस्टीट्यूट है। अच्छा, दैट्स फेमस इंस्टीट्यूट। जी, बेक इंस्टीट्यूट बेसिकली अगेन एरन बेक जो है वो वहाँ के बेक इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ CBT। अच्छा, although he's very he's at quite an old age, he's 96 year old। अच्छा, so वो wheelchair पे आए थे ट्रेनिंग में, and somebody else was holding his mic, but even at the age of 96 he trains। wow, he trains nearly 100-200 people's group, 100-200 लोग उनके सामने बैठे होते हैं। तो 3-4 दिनों की ट्रेनिंग बीच में वो खुद अपने हिस्से में लेते हैं। बाकी ट्रेनिंग जो है हिज डॉटर जूडी बेक, वो अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। शी इज़ ऑल्सो वेरी बिग नेम इन CBT। पर ये एक देखने वाली बात है कि वो 96 की एज में भी ही इज ट्रेनिंग हिमसेल्फ। एंड CBT जो अगर कोई सीखने का डायरेक्ट मौका उनसे मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर कोई जो है किसी ने स्टेज पे परफॉर्म करना है और वो ये सोच रहा है कि मुझसे कुछ गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, मैं गा नहीं सही सकूंगा, या मैं जो है तकरीर करूंगा तो फंबल कर जाऊंगा, तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट हो गया ना। देखिए, परफॉर्मेंस एंजाइटी किसी भी किस्म की कुछ हद तक नेचुरल है, कुछ हद तक अननेचुरल हो जाती है। कुछ लोगों में जितना भी कर लें, थोड़ा बहुत हर दफ़ा एक काम करने से पहले परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है। ठीक है। जब वो हद से बढ़ जाए कि वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करे, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, देन अ पर्सन समवॉट नीड्स हेल्प इन इट। आहिस्ता आहिस्ता कॉग्निशंस पे काम करके आपको नया बिहेवियर सिखाया जा सकता है। जी, कि आपके अंदर से वो एंग्शियसनेस चली जाए, स्टेज परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर ना हो। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, कुछ हद तक नेचुरल भी होता है। अच्छा, CBT की एक तो ये आपने ट्रेनिंग बताई, एडिक्शन से भी कोई इसका ऐसी ट्रेनिंग हो सकती है जो एडिक्शन ट्रीटमेंट में काम आ सके? CBT ट्रेनिंग असल में जैसे मैंने बताया कि CBT में सबसे ज़्यादा काम तो डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है, पर जो मैंने ट्रेनिंग की थी वो CBT फॉर एडिक्शन ही थी। रियली? और वो एडिक्शन की फील्ड में डायरेक्टली किस तरह से ये दो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स आपने की थी, एक डिप्रेशन और एंजाइटी? दो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की थी। अच्छा। दो मुख्तलिफ सेंटर्स में। ओके। एक तो बेक इंस्टीट्यूट जिसका अभी हमने तारुफ किया, दूसरा एक PESI एक वहाँ का इदारा है
जो कि CBT में काफ़ी काम करते हैं, इंडियनापोलिस में मैंने ये ट्रेनिंग की थी। अच्छा। ये डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर थी, जबकि बेक इंस्टीट्यूट वाली ड्रग एडिक्शन पे मेनली फोकस थी। आप लोग हमारे साथ रहिए। और एक नाम है बहुत ही मशहूर, डेब्रा जे का। ये कौन है और इनके साथ इंटरेक्शन अब्दुर्रहमान का कैसा रहा, इस पे भी हम बात करेंगे। प्लीज स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। 100 साल पहले निस्बतन बहुत कम लोग थे जो नशे की चॉइस करते थे और बाद में एडिक्शन में वो जाते थे, और ये पिछले 300-400 साल में ओवरऑल ये जो फिनोमिना है जो डेविएंट बिहेवियर का है, ये वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और हैरत अंगेज तौर पर उसकी वजह जब मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि वजह बज़ाहिर उसकी बहुत अच्छी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जब तक अभी लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे, यानी बाकायदा स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन का जब तक आगाज़ नहीं हुआ था, तो लोग बाद अज़ां अपनी ज़िंदगी में नशे की चॉइसेस की तरफ बहुत कम जाया करते थे। कहीं अनजाने में समझदारी रास्ते में कहीं खो गई है और वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, मेडिकल कॉलेज में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन समझदारी की कोई बात उन 5 सालों में किसी तालिब इल्म को नहीं बताई जाती जो मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। वो खुशी गमी में भी नहीं जाता, वो हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है। सो जहां कहीं टेक्निकल एजुकेशन भी हो, जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या लॉ कॉलेज है या जहां बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम दी जाती है, तो मैं समझता हूं कि जो एक लाजमी सब्जेक्ट है वो विजडम होना चाहिए, वो समझदारी होनी चाहिए। हमारे मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स पर मुश्तमल है, और आपको ज़रूर हैरत होती होगी कि इतने लाइक फाइक लोग, इतने ज़हीन फतीन लोग जो हैं, ये आखिर नशई रवैयों को क्यों अपना लेते हैं। घरों में हम इक़दार के बारे में, सच के बारे में और तर्ज अमल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हमें ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अव्वल आकर दे, और उसमें भी हम कामयाब नहीं है। अगर देखा जाए तो जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से सिर्फ 4-5% है जो अपनी आला तालीमी मंजिलों तक पहुँचते हैं, और यही जो स्टार बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं फैमिलीज़ के, यही नशई रवैयों में फिर गिर जाते हैं इस भित्ते पर कि वो डॉक्टर हैं या वो इंजीनियर हैं या वो पॉलिटिशियन हैं या वो ब्यूरोक्रेट हैं या वो जर्नैल हैं या वो जज हैं। अगर आप समझे कि 10 लोग कोई चरस वगैरह पीना शुरू करते हैं तो उनमें से एक है जो हार्डकोर एडिक्ट बनता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को बर्बाद होते देखा है जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो गलत किस्म की खुराकें खाते हैं, जो रात को 2:30 बजे पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसके अलावा वीडियो गेम्स जैसी बज़ाहिर मासूम नज़र आने वाली चीज़ के घर बैठा है बच्चा और वीडियो गेम्स खेल रहा है। छोटे छोटे 4 साल के 3 साल के बच्चे टैबलेट लेके बैठे होते हैं, और जैसे पहले वालिदैन बच्चों को कहते हैं जाओ बाहर जाके खेलो, तो अब उसको वो टैबलेट पकड़ा देते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो। हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके बच्चों को मुआशरे में, इसलिए बच्चों को लोग ज़्यादातर घर में मुक़य्यद रखते हैं और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ उकसाते हैं जैसे कि घर में बैठ के वो टैबलेट या टेलीविज़न देख लें या इस तरह की चीज़ें कर लें, जबकि बच्चों को बाहर घर से निकल के मामला तय करने आते हैं। उन्हें पता चलता है कि कहाँ उनको ठोकर लगी है और कहाँ उनको मोहतात होना है। वालिदैन जो कुर्बानियों के पुतले हैं और वो ख़ता के पुतले बन जाते हैं आखिरकार। सो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इस तरह शहीद वफा बनते हैं वालिदैन और बेबस हो जाते हैं आखिरकार, क्योंकि उनके बच्चे उनको सुबह शाम कहते रहते कि तुहानू नहीं पता, सारा कुछ मैनू पता है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों को आखिरकार नुकसान देती है, और फिर बच्चे कहते हैं जी मुझे आपने बर वक्त समझाया क्यों नहीं था। वेलकम बैक। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें डेब्रा जे एंड जेफ के साथ। आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जेफ जे और डेब्रा जे जो हैं, दे आर वन ऑफ द टॉप इंटरवेंशनिस्ट्स इन यूएसए। इंटरवेंशनिस्ट ये मुझे खुद जेफ जे ने एक दफ़ा बताया था कि 95% सक्सेस रेट है इनकी इंटरवेंशंस का। इंटरवेंशनिस्ट वो होते हैं जिनको
डिफरेंट स्टेट्स और शहरों से लोग फैमिलीज़ फ़ोन करके रब्ता करके इनको अपने घर बुलाते हैं, अपने किसी अजीज़ किसी घर के जो एडिक्शन में पड़ गया हुआ इंसान है उसकी इंटरवेंशन करने के लिए। डेब्रा जे जो हैं काफ़ी दफ़ा 1-2 दफ़ा ये ओपरा विनफ्री के शो में भी आ चुकी हुई हैं। और जेफ जे एंड डेब्रा जे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ? दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। एंड इनकी भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हुई हैं। एक मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, इट टेक्स अ फैमिली। एक लव फर्स्ट जो है इनकी बहुत ही कामयाब इंटरवेंशन के ऊपर बुक है। बहुत बड़ा नाम है एडिक्शन की फील्ड में। और ये मेरा इनसे तारुफ हुआ था वंस अगेन मेरे फादर के थ्रू, क्योंकि उनके अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। काफ़ी साल से एक ही फील्ड में काम करने की मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर सदाकत वहाँ पे ट्रेनिंग, इनका जो प्रोग्राम है उसमें एज ए ट्रेनर भी जा चुके हैं। ये जी लास्ट ईयर के मई के महीने में ये एज अ ट्रेनर इनके साथ गए थे और मैं एज अ ट्रेनी गया था जब कोई 2 साल पहले। तो इनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरे फादर की, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मुझे एज अ गेस्ट वहाँ पे अपने घर बुलाया था। इट वाज एन इनफॉर्मल ट्रेनिंग जस्ट टू इवन लिव विद देम फॉर सम टाइम। उनके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा था। उनका वो रहते हैं ग्रॉस पॉइंट फार्म्स, डेट्रॉइट के साथ एक शहर है यूएस में, बड़ा ही खूबसूरत शहर है, कनाडा और यूएस के बिल्कुल बॉर्डर पे है। और मैं इनके साथ, इनकी अपनी एक यॉट थी तो उस पर हम लोग गए थे उस लेक में, जिससे आप आधा कनाडा में चले जाते हैं फिर आप घूम के वापस यूएस की साइड पे आ जाते हैं। थ्रू आउट जितना मैं इनके साथ रहा था एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। ज़ाहिर उनके पास एक कई सालों के पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने को। When he was doing his graduation in Beacon House, this BNU, तो यहाँ पे भी तो अपने मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के साथ काम किया था। एक तो आप जब यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहे होते हैं तो एक प्लेसमेंट उनकी तरफ से मैंडेटरी होती है जी। वो मैंने की थी गंगाराम हॉस्पिटल में। एक मैंने अपनी मर्जी से फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में की थी। साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर इमरान एजाज। उनके पास मैंने इंटर्नशिप की थी, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल में भी की थी। और ये सारा मैंने ड्यूरिंग माय बैचलर्स, मुझे समर्स में हमेशा होता था कि कोई ना कोई एक्टिविटी लगी रहे। तो और मैं एक होता है एक समर्स, एक लंबा गैप होता है हर साल जो एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में आता है, तो रस्टी ना होने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जिन लोगों को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें क्या एडिक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? डिपेंड करता है कि क्या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। और पहले जैसे हमने बात की, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स भी जेनेटिक हैं, हेरिडिटरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी एक को है आगे उनकी जीन्स में लाजमी तौर पे हो, मैनिफेस्ट करे। लेकिन अगर ट्रिगर हो जाए किसी सर्टेन एज पे या सर्कमस्टांसेस में तो फिर है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कि सो फार आपने जितने भी अपने बताएं एक्सपीरियंस बताएं, जितनी भी आप ट्रेनिंग्स के लिए गए हैं, आपको कौन सा लगता है कि आपकी वो बेस्ट ट्रेनिंग रही है या आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की है? अच्छा, अगर कोई एक फेवरेट पिन पॉइंट करना हो तो शायद मैं एक फेवरेट ना कर सकूं, लेकिन मेनली जो भी जिसका भी ताल्लुक एडिक्शन से ज़रा ज़्यादा होता था, मैंने जैसे पहले बताया, मेरा खुद उसमें नेचुरल एक इंटरेस्ट आ जाता था। राइट। तो उस लिहाज से तो सबसे ज़्यादा, चूँकि मेरी आगे मास्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो पूरी डिग्री ही जो इट वाज मास्टर्स इन एडिक्शन स्टडीज़, तो वो मैंने एक पूरा साल जो उसमें गुजारा है यूके में, ये भी पिछला पूरा एक साल मेरा, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अगर आप पूछें कि जिसमें मैंने लर्न किया। टॉप नॉच people in their own fields, addiction, intervention, so it must have rubbed on you. So first, which was your favorite training session? सारी ही बड़ी मज़ेदार है, तो कोई एक नहीं है जो मैं कह सकूँ ये फेवरेट ट्रेनिंग थी। जहाँ जहाँ हो रही थी लोकेशंस में से मैं ज़रूर कह सकता हूँ वो लोकेशन मेरी फेवरेट थी। चलें वो बताइए। वो आई थिंक वो जो फ्लोरिडा की लोकेशन थी वो ही सबसे आइडियल थी। लेकिन वैसे फोर्ट लॉडरडेल काफ़ी खूबसूरत एक शहर है, जिसमें ज़्यादातर वो इस टाइप का शहर है जिसमें लोग रिटायरमेंट के बाद रहना पसंद करते हैं। एंड इट इज़ राइट नेक्स्ट टू मायामी, तो दोनों ड्यूअल मज़े आ गए ना। हाँ, तो वो भी आप मायामी जो है वहाँ पे तो हर वक्त जो है पार्टी रहती है। तो असल में जब तक मैं यहाँ गया था तब तक मेरा यूएस में ड्राइविंग करने का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया हुआ था।
अच्छा जी, ये बताइए कि आपने कॉन्वर्सेशन की बात अभी आप कर रहे थे और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह रहे थे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन. गुफ्तगू क्या एक फ़न है और उससे आपने कोई उसकी भी ट्रेनिंग की और वो क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन एक वो चीज़ है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. ओके. एक पर्टिकुलर बातचीत तीन लोग तीन मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं. इतनी की इम्पोर्टेंस है कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन की कि आप उससे पूरा जो अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो बदल सकते हैं. आपको जो उसमें जो बात आप करने गए थे जी, वो गोल अचीव होता है कि नहीं होता, ये आपकी बातचीत पे डिपेंड करता है. तो वो जो बच्चा लेके आया रिज़ल्ट उसने एक रिज़ल्ट वालिद को थमा दिया और कहा है कि जी ये एक रिज़ल्ट है, ज़रा इसको देख लीजिए. उन्होंने देखा कि मज़ामीन में नंबर अच्छे नहीं हैं, मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं, इंग्लिश में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है. तो उन्होंने बरस पड़े, उन्होंने कहा इतना तुम्हें पढ़ाया और लिखाया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ. उन्होंने कहा जी ये रिज़ल्ट जो है ये मुझे पुराने पेपर्स में से मिला है, उसके ऊपर नाम पढ़े ये आपका है. अब ये मेरा रिज़ल्ट है. टीचिंग का अंदाज, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन की इम्पोर्टेंस इतनी है, हालांकि कंटेंट वही है. राइट. मैं जिस तरह से किसी को क्रूशल कन्वर्सेशन सिखा सकता हूँ या ये जिस तरह किसी को क्रूशल कन्वर्सेशन सिखा क्रूशल कन्वर्सेशन, लेकिन जैसे ये किसी को सिखा सकती हैं या मैं किसी को सिखा सकता हूँ, तो कम्युनिकेशन की अहमियत इतनी ज़्यादा है. क्रूशल कन्वर्सेशन जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली कोई भी ऐसी बातचीत जिसमें आपके स्टेक्स आए हों, नतीजा उसका खतरनाक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है. ठीक है. हाई स्टेक्स डिसीजन से मुराद है बड़े बड़े लाइफ के ऐसे डिसीजन जिनसे आपकी लाइफ में एक कोई प्रोमिनेंट चेंज आता है. ठीक है. मसलन चॉइस ऑफ करियर, ओके, अ कन्वर्सेशन बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिगार्डिंग चॉइस ऑफ करियर, ये हाई स्टेक्स कॉन्वर्सेशन है. चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर. उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस. सो जिन भी कॉन्वर्सेशंस के अंदर हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो आप ये कह लें कि जज्बाती कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं वो भी क्रूशल कॉन्वर्सेशंस होती हैं. और तीसरा पॉइंट है ऑपोजिट ओपिनियंस के इख्तिलाफ राय. आप कुछ और चाहते हैं, मैं कुछ और चाहता हूँ, तो हमारी बहस हो सकती है और उस बहस को हम क्रूशल कन्वर्सेशन का नाम दे सकते हैं. इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है? इसकी पूरी ज़बरदस्त एक ट्रेनिंग है वाइटल स्मार्ट्स कंपनी की, विच इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो फॉर्चून 500 कंपनीज यूएस की जो है उनको ट्रेन करते हैं. हाउ अबाउट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल? 7 हैबिट्स, सो ये इसी तरह एक और कंपनी है फ्रैंकलिन कवी, जिस कंपनी से ये 7 हैबिट्स की ट्रेनिंग है. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जी. फिर आगे जाके 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स आ गई थी. एक 7 हैबिट्स फॉर हाईली इफेक्टिव फैमिलीज है. 7 हैबिट्स जो है ना ये हम एडिक्शन में भी यूज़ करते हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट में. जी. जो ये हैबिट्स को अपनी लाइफ में एक्वायर कर लेता है वो वैसी एडिक्शन की किसी भी चीज़ से दूर रहता है. really? बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन देखी है. सरप्राइजिंगली जब मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया तो मैंने उनको बताया कि हम इनकी ये किताब को एडिक्शन ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल करते हैं. फिर मैंने एक और ट्रेनिंग एक दफ़ा वाशिंगटन डीसी सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए गए थे कि सिचुएशनल लीडरशिप एक ट्रेनिंग है. राइट. 1 मिनट मैनेजर एक बड़ी मशहूर किताब है, आपने सुनी? इंडीड. डॉक्टर सदाकत ने उसकी बहुत सारी जो इंग्लिश की किताबें हैं उनको उर्दू में ट्रांसक्राइब कर दिया, उर्दू में उनको जो है हमारे कल्चर के मुताबिक ढाला है उनको. मैंने बचपन देखा ही हुआ मैंने करते हुए देखा हुआ उनको ये सारा कुछ. और इनकी ट्रेनिंग थी सिचुएशनल लीडरशिप. ओके. इसका एडिक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है जी, जिसमें मेरे साथ जो वहाँ पे दूसरे ट्रेनीज थे वो कोई व्हाट्सएप की कंपनी में काम करने वाले, अमेज़ॉन में काम करने वाले, फेसबुक में काम करने वाले, सारे इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी बड़ी हाई पोस्ट की. तो उनसे एक डिफरेंट इंटरेक्शन, बिकॉज मोस्टली ट्रेनिंग्स में मेरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्शन था जी. तो यहाँ पे ये एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं डिफरेंट शहरों में,
इनमें कौन लोग होते हैं meetings इनमें में? रिकवरिंग एडिक्ट्स होते हैं। अच्छा। रिकवरिंग एडिक्ट्स होते हैं, नए एडिक्ट्स को ऑलरेडी रिकवर्ड एडिक्ट्स में से कोई एक स्पॉन्सर दे दिया जाता है। स्पॉन्सर का मतलब है कि किसी दो लोगों को साथ अटैच कर देते हैं, जो एक रिकवर्ड है और एक जस्ट इन रिकवरी है। जी जी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लिए जी या रिलैप्स से प्रिवेंट करने के लिए, जब भी कोई रिलैप्स की तरफ जाने लगता है वो अपने स्पॉन्सर से रब्ता करता है जी। अपने स्पॉन्सर को अपनी पर्सनल लाइफ इश्यूज बताता है। मोस्टली आपको इस फील्ड में यानी इस प्रॉब्लम में से गुजरे हुए लोग जो ठीक हो गए हैं या एजुकेशन लिया उन्होंने, वो कंडक्ट करते हुए आपको नजर आता है। तो ये 12 स्टेप प्रोग्राम जो है उससे भी इसका कोई लिंक है? हाँ, सो इसमें 12 स्टेप प्रोग्राम्स की डिस्कशन ही चलती है और 1 by 1 कौन सा स्टेप पे जो लोग चल रहे हैं या नेक्स्ट स्टेप कैसे अचीव करना है। तो ये सारा इसके ऊपर बेस्ड है। इसकी कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि हर मीटिंग अटेंड करनी है, ऑल्दो लोग खुद मीटिंग ये अटेंड करना चाहते हैं। जी। कभी कभी लोग स्लिप कर जाते हैं फिर वापस। इट्स अ सपोर्ट ग्रुप। इट्स अ सपोर्ट ग्रुप। तो ये वहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में उधर एक सपोर्ट ग्रुप होता था जो मैं अटेंड करने जाता था, जस्ट टू ऑब्जर्व एंड लर्न हाउ दे डू इट ओवर देयर। ये बताइए, नाउ विद योर एक्सपीरियंस एंड विद योर यूथ एंड ऑल दीज न्यू थिंग्स, योर फादर हैज बीन an eminent leader in the field of addiction treatment for past almost 40 years, and he's well acclaimed not only in Pakistan but internationally. So with that legacy on your shoulders and having trained and been in the UK doing your masters, particularly in addiction studies, what is your program for Willing Ways now? Which groups of people are you going to cater to, and what is the vision that you are going to carry now in Willing Ways? So Willing Ways में मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बैचलर्स के बाद, अंडरग्रेड के बाद यहाँ पे एक रेगुलरिटी में काम स्टार्ट कर दिया था, एंड आई वर्कड फॉर 4 years, जिसमें मैं बैक एंड फोर्थ ट्रेनिंग पे भी जाता था, वापस आके इधर काम करता था, फिर जाता था, जब तक कि मैं यूके नहीं गया अपने मास्टर्स के लिए, जिसमें एक लंबा 1 साल का गैप आ गया। उसके बाद अभी मुझे वापस आए, बस 2 महीने पहले मैंने काम दोबारा स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली काम करता हूँ यंग एडल्ट्स के साथ, क्योंकि साइकोलॉजी में एंड काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिपोर्ट बिल्डिंग। एंड समहाउ यंग एडल्ट्स के साथ मेरी रिपोर्ट बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी रहती है। वो बहुत ज़्यादा, एक तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स के साथ इजीली एम्पैथाइज कर लेता हूँ, वो मेरे साथ थोड़ा रिलेट करके मेरी बातचीत को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मोस्टली मैं काम करता हूँ यंग एडल्ट्स के साथ, जिनके बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्शन के हों। सिर्फ बिहेवियरल इश्यूज वाले टीनेजर्स भी आते हैं। ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि जो मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकें, जो मुझसे ज़्यादा सीख के कोई रिकवरी में जल्दी आ सके, तो वो यंग एडल्ट्स के साथ मैं काम करता हूँ। लाहौर में भी, कराची में, इस्लामाबाद में, मरी में जैसे हमारे सेंटर है। तो अब मैं चूँकि वापस आ गया, तो मैं फुल टाइम सारी जगह पे काम। Pleasure talking to you. Just before we leave, you have been to various places, you know, you have been in UK, you have been going to Europe, across the channel, then you have been to States. What was one most interesting event that you had in your life? Anything that you would like to share? काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनमें से एक, अगर मैं ऐसे सोचूं तो एक कोई थोड़ा सा प्रोमिनेंट इवेंट याद आता है, जो कि काफ़ी बड़ा इवेंट हो गया था। वो मैं अपनी एक ट्रेनिंग के लिए जब पहली दफ़ा गया था यूनाइटेड स्टेट्स, और तब मैं अपने फादर के साथ गया था फर्स्ट टाइम। फ्लोरिडा में ही हम लोग, जो ऑरलैंडो एक वहाँ का काफ़ी फेमस शहर है जहाँ डिज्नी वर्ल्ड जहाँ जी से जी है। जी तो वहाँ हम गए। मैं क्योंकि ट्रेनिंग से फारिग हो चुका था अपनी, और ट्रेनिंग के बाद हम सिर्फ 1-2 शहरों में वैसे ही स्टे कर रहे थे 2-2, 3-3 दिन के लिए। ऑरलैंडो से मायामी हम बस पे जा रहे थे, और रास्ते में हमारी बस को रोक के तो पुलिस ने हम लोगों को बस से उतारा। बस से उतार के तो वो बगैर कोई रीज़न बताए बस उतार लिया,
मुझे भी, मेरे फादर भी साथ ही थे, और तलाशी ली और काफ़ी रूड बिहेवियर के साथ, और वो हमें तो लेके चले गए स्टेशन। उनको पता था आप लोग पाकिस्तानी हैं या कुछ? अभी तक हमें नहीं पता कि उन्हें क्या पता है। अच्छा। तो हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है, वो हमें कुछ बता भी नहीं रहे हैं, काफ़ी बस रूडली बिहेव कर रहे हैं। और ये कोई रात के 9:30-10 बजे का वाक़या है, इन द मिडल ऑफ हाईवे, इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिडल ऑफ नोवेयर। अमेजिंग। गए हम वहाँ पे, तो भाई क्या हो गया? कौन थी? कोई FBI मैं थी, एक्चुअली CIA बहुत थी, ज़्यादा, कौन थी? मैं पर्सनली इतना ज़्यादा घबराया कोई नहीं था, क्योंकि एक तो मेरी एज थोड़ी कम थी और मैंने ये मूवीज़ में ये चीज़ें देखी हुई थी, तो मुझे तो एक्साइटिंग लग रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। माई फादर वॉज बिट वरिड, मोस्टली बिकॉज मैं साथ में था, तो उस वजह से थोड़ी परेशानी थी। लेकिन जब वहाँ चले गए, उन्होंने हमें सेपरेट रूम्स में बिठा दिया, हमसे इंटरव्यू करने लग गए। ये तो उनकी पुलिस थी। करते करते उन्होंने हमें बताया कि जी आपसे तो FBI वालों ने भी इंटरव्यू करना है। मैं और एक्साइटेड था कि क्या हो गया, You're finally going to see FBI. FBI एजेंट। तो रात के 12-1-2 बज रहे हैं, उन्होंने आके हमसे इंटरव्यू किया, कर आके किसी पॉइंट पे उसने मुझे बताया कि ये सब कुछ किस वजह से था। हम लोग ऑरलैंडो से आते हुए अपने होटल में अपना कुछ लगेज स्टोरेज में रखवा के आए थे, जो कि हमने सोचा था हम वापस आएंगे, हम ले जाएंगे, हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी उस वक्त रख लिया था, लेकिन रखने के बाद उनको लगा ये बहुत भारी बैग्स हैं और ये कोई इसमें बॉम्ब हो सकता है। तो उन्होंने शेरिफ्स डिपार्टमेंट कॉल कर दिया, शेरिफ्स डिपार्टमेंट ने बॉम्ब स्क्वाड को कॉल कर दिया, फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स आ गए, होटल इवैक्यूएट हो गया, which was a 40 floor So it hotel. was on media? It was on CNN and Fox at the time. At the time उन्होंने इस वक्त ठीक है, कोई 9/11 वाला सीन उन्होंने समझा कोई हो गया? कुछ ना कुछ, एक तो That must पास्ट have के been past एक्सपीरियंसेस की 9/11. वजह से, That must have been like after 9/11. जाहिर है 9/11 के बाद से स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा, पैरानोया उन लोगों में जो है वो नज़र आता है। तो वो उन्होंने पूरा होटल ही इवैक्यूएट खाली कर दिया। 40 मंजिला होटल था, जो कि तो इट वाज अ बिग थिंग। हमें नहीं पता था क्योंकि हम तो बस में थे। अच्छा। तो पीछे ये सब चल रहा था। उन्होंने हमारे बैग्स एक्सप्लोड करके खोले, जिसमें सिर्फ किताबें थी, जिसकी वजह से वो हैवी थे, क्योंकि हम वो वहाँ से अक्सर नई ट्रेनिंग्स और बुक्स जो है ना वो खरीद के लाते रहते हैं। तो दोज 2 bags were just full of books of psychology. And when they opened the bags, they realized कि ये तो कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल लग रहे हैं। उस वक्त उन्होंने मुझसे सवाल किया इन्वेस्टिगेशन में कि आपके बैग्स हमने फाड़ के खोले हैं, तो उनमें से तो किताबें निकली हैं साइकोलॉजी की, तो आर यू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट? मैं कहा आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, माय फादर इज अ साइकाइट्रिस्ट। मैं आया था यहाँ ट्रेनिंग के लिए और सारा। तो 4-5 घंटे जो इन्वेस्टिगेशन तो थोड़ी सी सख्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो फ्रेंडली होने की तरफ आ गए। जाहिर है उनको पता लग गया था कि उनकी गलती और हमारी कोई इसमें फॉल्ट नहीं थी। हमारे पास एक नेल कटर भी नहीं था जो कोई हार्मफुल हो सकता है। तो उस मौके पे फिर उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। बाय दिस टाइम जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई रात के 2 बजे, तो उनमें से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ड्रंक हो चुके थे। हैं जी? वो खुद ड्रंक हो गए थे? खुद ड्रंक हो गए। रात उनका ऑफ आवर्स थे। हमारा चूँकि सारा प्लान ख़राब हो गया था, क्योंकि हम मायामी की तरफ जा रहे थे। रात उन्होंने हमें फिर एक होटल में स्टे तो करा दिया नियर बाय, बट नेक्स्ट डे फिर हमने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए या प्लान के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द प्लान कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से अपनी किसी प्लान को, अपनी किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिग्रेट रह जाता है। ऑल्दो वी कुड गो फॉर वन डे ओनली, पर हम चले गए, मायामी चले गए, चाहे एक दिन के लिए गए। अपसेट भी रहे, लेकिन रिलैक्स भी थोड़ा माइंड हो जाता है कि अच्छा वी डिड नॉट क्विट आवर प्लान, हमने फॉलो थ्रू किया उसमें। मियामी बीच पहुंच गए। वो हम पहुंच गए थे फिर। तो ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट, मैंने वहाँ जाते ही सबसे पहले इंटरनेट पे जाके वो न्यूज़ पढ़ी, तो वो पूरी न्यूज़ जो हमारे से रिलेटेड है वो CNN की वेबसाइट पे थी। इट वाज अ ह्यूज मिस्टेक ऑन देयर पार्ट। सो यू शुड हैव सूड देम। ये बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था कि यू शुड हैव सूड, लेकिन
एक वो सू करना जो होता है किसी कंपनी को या कुछ भी, ये मुफ्त के पैसे कमाने का एक वो मेथड होता है, इसकी तरफ हमारा कभी भी उतना ध्यान नहीं गया। पहली दफ़ा मैं गया था उस टाइम पे, अगर उस टाइम ही हम ऐसा कोई स्टेप लेते तो फ्यूचर में जो ट्रेनिंग्स के लिए जाने का मौका मिला उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती। इतना फॉर्चुनेट में ना होता कि मैं फ्रीक्वेंटली जा सकता या वहाँ पे मैं नई नई चीज़ें सीख सकता। तो ये एक सब्र की वजह से आगे का सिलसिला अच्छा रह गया। ये एक इंसिडेंट था। How was your dad, Dr. Sadaqat's take on it? Did he take it lightly or was he agitated or what? जैसे मैं बताया शुरू में he was agitated और मोस्टली उसका रीज़न है कि मैं साथ में था और when there's someone closer to you आपको उसकी ज़रा ज़्यादा फिक्र होती। हाँ, तो वो एजिटेटेड थे और मैं बहुत ज़्यादा ही कोई रिलैक्स था, तो वो इससे भी एजिटेटेड हो रहे थे कि ये इतने क्यों मैं बिकॉज आई वॉज हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद देम, ऐसे ही इधर उधर की बातें पुलिस वालों से मैं कर रहा था। तो मुझे आई वाज क्वाइट यंग, आई वाज 20 एट द टाइम। You were living dangerously in that time. अगर वो मुझे शुरू से बता देते कि हमें बैग्स का मैटर है तो मैं उन्हें वो खुद एक्सप्लेन कर देता, उन्हें बैग्स फाड़ने ना पड़ते। पर जब सब हो गया तो बाद में बहुत शर्मिंदा थे। बाद में दे वर वेरी अपॉलोजेटिक, दे वर वेरी नाइस। वापस गए फिर आप होटल जाके बुक्स वगैरह रिकवर की अपनी? वो पहले रिकवर्ड थी। अच्छा। हम जब गए तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्वीट बुक किया हुआ था, उसमें उन्होंने बुक्स लगाई हुई थी, नए बैग्स रखे हुए थे, लिमोजीन मंगवाई हुई थी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तो वो ऑलरेडी दे वर वेरी जो अपनी गलती उन्होंने की थी उसकी वो ख़त्म करने की, कोई तदारुक करने की कोशिश कर। और जिसने की थी ही वाज नॉट देयर एनीमोर। जिसने की थी उसको उन्होंने शायद फायर कर दिया था। मैं तो उससे पूछना चाह रहा था कि भाई ऐसा क्या लगा था मेरे बैग में। तो ये एक इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा वाक़या। थैंक यू सो मच Abdurrahman Sadaqat. It was pleasure talking to you and I wish you and all the people who are coming to Willing Ways to get the best out of your expertise in addiction treatment. And thank you very much Ms. Hira Shahid and Ms. Rida Zahra for being a very good company here, and we enjoyed the conversation with you. All the very best. Thank you. Pleasure talking to you. Pleasure. Yeah.